बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है, क्योंकि हम पहले इस्कीमिक हार्ट डिजीज का ही टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर क्रॉनिकली स्लो मोशन के अंदर अगर इस्कीमिया कॉज होता है तो उसकी वजह से जो कंडीशन बनती है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लो होती है और हार्ट उसको एडजस्ट करता चला जाता है, उस कंडीशन को अंजाना पेक्टोरिस कहते हैं। किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, क्या उसके डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, वो सारे हमने कर लिए थे। उसके बाद भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मायोकार्डियल इंफाक्शन है, यानी ये वो सिचुएशन है जिसमें आके एक कंसिडरेबल डैमेज हो जाता है इस्कीमिया की वजह से, एंड दैट इस्कीमिक पैच और द डेड टिश्यू दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इज नोन एज इंफाक्शन। ठीक है जी। तो मायोकार्डियल, क्योंकि मायोकार्डियम के अंदर होता है तो इस वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन कहलाता है। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा कि टिश्यू जो है वो डैमेज हुआ है। जो नॉर्मल टिश्यू है उसके मुकाबले में अगर आप इस पैच को देखें, मैं आपको मार्क भी कर देती हूँ। इस टिश्यू को देखिए अगर आप, तो ये जो डार्क कलर है जो कि बाकी के नॉर्मल टिश्यू के मुकाबले में जो है सेपरेट हो रहा है, डार्क हो रहा है, इस पोर्शन को इन्फार्क्टेड टिश्यू कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एओर्टा जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एओर्टा के रूट से जो है वो आपकी वेसल्स शुरू हो रही है, कोरोनरी आर्टरीज, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और उसके बाद फिर उसकी फर्दर डिविजन हो रही हैं। ये जो जगह है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जगह है जहाँ पे ब्लॉकेज आई हुई है, और इस ब्लॉकेज के नतीजे में आगे पूरे जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। ये पूरा हिस्सा जो है जो लाइट कलर का हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ दी डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई। और नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है उसकी वजह से, ये डार्क कलर का जो पैच बन रहा है दैट इज योर क्या कहना चाहिए, इन्फाक्टेड टिश्यू। तो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट। जो बेसिक जो इसकी जो एनाटमी है और जो बेसिक जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो यही है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के नतीजे में अगर जो है वो आपका टिश्यू डैमेज हो गया, यानी अगर तो टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है तो एमआई के तो एंजाइना पेक्टोरिस कहलाएगा। लेकिन अगर टिश्यू डेड हो गया है, मतलब टिश्यू डैमेज हुआ है और डेड टिश्यू बन गया है, तो फिर वो मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाएगा। साइन सिम्टम्स वगैरह तमाम चीजें ऑलमोस्ट सेम होती है। मायोकार्डियल इंफाक्शन, कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, occurs when blood flow decreases or stop to a part of the heart। ये आपको मैंने पीछे तस्वीर भी दिखा दी। डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स टेक्स प्लेस, यानी उसमें अगेन death of the tissue takes place, and death is known as the necrosis. And usually the type of necrosis that is taking place in the MI is coagulative necrosis. That is usually because of hypoxia, and hypoxia means deficiency of oxygen in any part of the body. अच्छा जी, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आते हैं इसके वो हैं चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट विच में ट्रैवल इनटू शोल्डर, आर्म, बैक, नेक एंड जॉ। ये एग्जैक्टली वही सिम्टम्स हैं जो आपको एंजाइना के अंदर भी मिल रहे थे। बाकी जैसे मैंने बताया कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज द काइंड ऑफ डैमेज्ड और डेड टिश्यू, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर सेम, ऑल द रिस्क फैक्टर्स बेसिकली आर द सेम। जो मतलब जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट द ट्रीटमेंट इज ऑल्सो सेम। थोड़ी बहुत चीजों की एडिशन हो रही है, लेकिन बाकी तमाम चीजें जो हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। हार्ट बर्न होता है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि हमेशा हार्ट की जो भी कंडीशन है, क्योंकि हार्ट के बिल्कुल साइड पे अगर हमें एनाटमी मालूम हो तो जस्ट बिलो द हार्ट इन द डायफ्राम, अंडरनीथ द डायफ्राम इज द स्टमक। और जाहिर सी बात है, जो किसी भी किस्म का अगर लोकल टिश्यू में डैमेज हो रहा है या लोकल टिश्यू में कोई टेंशन आई हुई है तो डैमेज जो द डायफ्राम टेंड्स टू स्क्वीज अ लिटिल बिकॉज ऑफ दैट पेन और any abnormality that is going on, that ultimately leads to the pushing of the stomach, and that is the reason where reflux of the food which is present in the stomach or the acid which is present in the stomach goes upside towards the esophagus। और उसकी वजह से एसिड जब एक ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे उसके लिए कोई प्रोटेक्शन भी मौजूद नहीं है तो वहां पे वो बर्निंग करता है। दैट बर्निंग बिकॉज इट्स कमिंग अंडरनीथ द हार्ट, इसोफेगस में जलन हो रही है, सो वो बिल्कुल चेस्ट के अंदर आ रहा होता है इसोफेगस, तो इसकी वजह से आप उसको हार्ट बर्न कहते हैं, यानी सीने में, मतलब बेसिकली सीने में जलन हो रही होती है, बट वी आर सेइंग दैट हार्ट में जलन हो रही है। सो इट इज अ हार्ट बर्न। उसके बाद फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, डिस्निया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सांस की डेफिशिएंसी आ रही होगी, वजह उसकी होती है कि जी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के नतीजे में जब हार्ट प्रॉपर्ली पुश नहीं कर रहा तो ओवर द पीरियड एक जो आपका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बैरोरिसेप्टर्स का, उसके नतीजे में जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो पहले तो स्पीडी होती है, लेकिन चूंकि उसमें पेशेंट को जो है वो ऑल टुगेदर एक तकलीफ का एहसास हो रहा होता है तो उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाती है।
तो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू क्या कहना चाहिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया है, फेंटिंग है, कोल्ड स्वेट्स आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक सर्ज, तो स्वेट्स आने शुरू हो जाते हैं एंड टायर्डनेस की फीलिंग बढ़ जाती है। हार्ट फेलियर इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आता है। अच्छा, ये चीज जो है आगे हमने पढ़नी है, ये यूजुअली क्यों हो रहा होता है, क्योंकि जो है आपका एक जमाने तक ये कहा जाता था कि हार्ट अटैक से यूजुअली लोग सरवाइव नहीं करते, अगर एक से कर लिया तो दूसरा जो अटैक आएगा यानी एक और जो ब्लड वेसल ब्लॉक होगी तो उसमें यूजुअली पेशेंट की डेथ हो जाती थी। अब टू बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द मेडिसिन मेडिकल फील्ड, हार्ट जो है वो नहीं हो पा रहा होता मतलब इंसान की डेथ नहीं होती, हम इंसान की जिंदगी बचा लेते हैं। अब जब हम जिंदगी बचा लेते हैं तो लेकिन हार्ट में जो डेड टिश्यू मौजूद है वो तो अपनी जगह मौजूद है ना, तो वहां पे जो है वो हार्ट को प्रेशर देना शुरू कर देता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हार्ट जो है वो बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल नहीं कर पाता तो कंडीशन क्या कहलाती है, हार्ट फेलियर कहलाती है। सो दैट इज हार्ट फेलियर। उसके बाद पे एक और जो प्रॉब्लम आती है वो है इरेगुलर हार्ट बीट यानी इरिथमियाज। आपका जो पेस मेकर जो 72 बीट्स पर मिनट के ऊपर जो आपकी कॉन्ट्रैक्शंस करा रहा है हार्ट की, अगर वो 72 बीट्स पर मिनट के ऊपर नहीं हो पा रही हैं, कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके नतीजे में जो आपका जो रिदम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है एंड दैट रिदम डिस्टर्बेंसेस इन द मेडिकल टर्म आर नोन एज ए रिदमियाज, यानी ए यानी नो, रिदमियाज नो रिदम, यानी किसी भी किस्म का कोई रिदम नहीं रह गया। कुछ रिदमेटिक होती हैं, कुछ नॉन रिदमेटिक हो जाती हैं, अभी जब हम एरिथमिया पढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें बता दूंगी। अच्छा, हार्ट की बेसिस के ऊपर अगर तो मतलब पेशेंट जो है वो बेहोशी का शिकार हो जाता है और उसमें बॉडी में जो है वो फ्लूइड की कमी और तमाम चीजें हो जाती हैं, उसकी वजह से वो जो है वो एक प्रोग्रेसिव मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो उसको आप कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। हार्ट का एकदम से रुक जाना, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। यूजुअली इन दोनों चीजों के लिए, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए अलहदा से पूरी ट्रीटमेंट है और कार्डियक अरेस्ट के लिए जो है आपको मालूम है रिससिटेशन की जाती है और कार्डियक मसाज किया जाता है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, बहुत दफा देखा हुआ होगा आपने भी। तो वो जो है वो बेसिकली कार्डियक अरेस्ट जो है वो उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर तो नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा है। स्मोकिंग अगर करते हैं, एवरीबडी नोज दैट कि उसकी वजह से जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो थिक होनी शुरू हो जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, वो एक मसला है। डायबिटीज में ब्लड वेसल्स की थिकनिंग वैसे ही हो रही होती है, ऑब्वियसली उसके नतीजे में जो कॉरोनरी ब्लड वेसल्स की थिकनिंग होगी तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू एमआई इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ये होता है कि जी आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना जो है वो सेटल होता चला जा रहा है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और वो जो खाना जो सेटल हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ फैट डिपॉजिट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो जब पहले जो 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 नॉर्मल एरियाज हैं जहाँ पे फैट की डिपोजिशन होती है, उसके बाद वो ज्यादा फैट जो है वो आपकी सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाता है, तो वो जो सर्कुलेशन में आता है तो वो इधर उधर डिपॉजिट होता है, यानी आपकी ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम है उसके नीचे डिपॉजिट हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का जो एक प्रोसेस है उसको शुरू करा देता है, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आप जंक फूड खा रहे होते हैं, तो मतलब मल्टीपल चीजें हैं जिसके नतीजे में आपका जो है वो वेट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड्स टू ओबेसिटी। और ओबेसिटी जो है वो बेसिकली फिर आपको मालूम है कि दैट्स द की ऑफ मेनी डिजीजेस इंक्लूडिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ब्लड के अंदर बढ़ जाना मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अच्छा जी, इसकी डायग्नोसिस कैसे कराई जाती है? डायग्नोसिस के लिए आप ईसीजी चेक करते हैं। ईसीजी में जो है हार्ट रेट देखा जाता है सबसे पहले, तो कि हार्ट रेट कैसे चल रहा है, तेज है या कम है। उसका एक कैलकुलेशन का तरीका है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया था जब ईसीजी रीड करते हुए। दूसरी जो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ईसीजी में आपको मिल रही होती है, दैट इज योर एसटी सेगमेंट चेंजेस। ठीक है, उसके लिए आपको मैं ये नेक्स्ट पिक्चर दिखा रही हूँ। सेगमेंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है जो कि आपको यूजुअली जो पेरिफेरल लीड्स होती हैं, जो कि आपको वेंट्रिकल, आमतौर पे जो ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज आती हैं और जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यूजुअली हो रहा होता है वो आपके वेंट्रिकुलर वॉल में हो रहा होता है, और वो भी स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल में हो रहा होता है, तो उसी की वजह से आपको जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। तो अब आपको मालूम है कि जो वी की जो लीड्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो थ्रू आउट द चेस्ट लग रही होती हैं, तो V3 V4 जो है वो तकरीबन एपेक्स ऑफ द हार्ट के करीब करीब होता है।
ठीक है जी। तो उसकी वजह से जो क्लोजेस्ट जो एरिया बनता है हार्ट का, जहां पे डैमेज हुई भी है, वो यूजुअली वो बनता है। तो यहाँ पे आपको मार्क्ड एसटी एलिवेशन मिल रही होती है। अब आप ये देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने इसी मतलब इसी जगह पे इस को रखा, ताकि आप आराम से इसको जो है वो देख सकें। अच्छा जी, ये देखें आप, ये जो पॉइंट है, ये जगह, ये जे पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और इसमें ये यहाँ से जो है वो इस जगह तक, यहाँ पे यानी एक्चुअली टी वेव शुरू हो रही है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये एस टी सेगमेंट है, जो कि यूजुअली हम अगर नॉर्मल वाला जो बनाए, ठीक है जी, दिस इज द जे पॉइंट एंड दिस इज एस टी सेगमेंट। अब आप लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह की लाइन बन रही है उसके मुकाबले में ये जो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, ये एक एलिवेशन आ गई है। इस एलिवेशन को एस टी एलिवेशन कहते हैं। आपको यूजुअली वैसे तो V2 में भी मिल रही है, क्योंकि करीब करीब ही है V2, लेकिन जो 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 स्पेसिफिक जो यानी जो टिपिकल हार्ट अटैक की जो आपको एस टी एलिवेशन मिलती है, वो आपको V3 में मिलती है। दिस इज V3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये V3 की आ रही है वेव्स। और ये जो वाला पार्ट है, ये दिस इज V4। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एसटी एलिवेशन बहुत ज्यादा है, बाकी भी सब में नजर आ रही है, लेकिन एसटी एलिवेशन इधर सबसे ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा, उसके मुकाबले में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आपको मिलती है रेसिप्रोकल, यानी वो लीड्स जो कि हार्ट के वेंट्रिकल से दूर की तरफ होती हैं, उनके ऊपर उल्टा असर आता है, यानी आपका जो आईसीजी है वो उल्टा बनता है। तो अब वहां पे क्या होगा कि इन्वर्जन हो जाएगी, यानी एसटी जो है यहाँ पे जो हार्ट के जहां पे डैमेज हुई उसके करीब की जो लीड्स है, वो अगर एलिवेशन दिखा रही हैं, तो जो दूर की लीड्स हैं वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट दिखाएंगी, यानी डिप्रेशन दिखाएंगी। तो इस वजह से वो वजह क्या होती है कि आपकी जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल वेव्स घूम रही होती हैं, वो जब आपकी लीड्स के साथ टकराती हैं, तो जितना करीब होगा उतनी टिपिकल, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टिपिकल ईसीजी जो हम यूजुअली तस्वीरों में ड्रॉ कर रहे होते हैं, वो टिपिकल ईसीजी आपको यूजुअली आपको V2, V3 और V4 के अंदर मिल रहा होता है। उसकी वजह क्या है कि वो करीब करीब तरीन जो है वो हार्ट की जो बेसिक जो पूरी जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं और जितने भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं, उन सबका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो V2, V3 और V4 के करीब करीब ही बन रहा होता है। तो वजह उसकी एक और ये भी है कि वो जो है एपिक स्पीड के पास भी होता है, तो उसकी वजह से वहां पे एक टिपिकल आपको ईसीजी की पैटर्न मिलती है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप दूर वाली साइड्स पे जाते हैं, तो दूर वाली साइड पे आपको जो ईसीजी है वो इन्वर्टेड मिल रही होती है, यानी यूजुअली तमाम जो वेव्स होती हैं वो उल्टी बन रही होती हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर अगर हम देखें जो हार्ट अटैक के लिए जो उन्होंने लीड बोली है, वो उन्होंने बोली है सेकेंड वाली लीड, थर्ड वाली लीड और उसके अलावा एवीएफ। अब आप यहाँ पे देखें, टिपिकल यहाँ पे अगर आप देखें, ये एसटी डिप्रेशन आ रही है, ये एसटी सेगमेंट है, ये देखें ये एसटी सेगमेंट है, ये वाला, ये देखें ये एसटी सेगमेंट है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो सेगमेंट में जो डिप्रेशन आ रही है, ये टिपिकल डिप्रेशन कहलाती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। तो दीज आर द चेंजेस बेसिकली विच आर सीन इन दी ईसीजी। मतलब इतना इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कार्डियक स्पेशलिस्ट को पता होती हैं, लेकिन बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल यूजुअली आपसे हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, जो कि स्पेशलाइज नहीं भी कर रहे होते, कि हमें थोड़ी बहुत डिटेल्स तरह पता हो ताकि हम बता सकें कि हाँ जी क्या हुआ है। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक छोटी सी मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता हो। बाकी तो ऑब्वियसली जो इसी के अंदर जो एक बिल्कुल अदरवाइज नॉर्मल ईसीजी होता है, उसके अंदर ही कार्डियक स्पेशलिस्ट ये भी बता रहा होता है कि जी आपके पास आगे अगले 5 साल में एरिथमियाज होने के चांसेस हैं, जबकि नॉर्मल ईसीजी चल रहा होता है। तो दैट इज व्हाट अ स्पेशलिस्ट डू। सो यहाँ पे बात कर रहे थे हम, तो ये दो चीजें आपको बता दी कि ईसीजी में ये होता है। उसके बाद फिर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। पहले क्रिएटिनिन काइनेज का एक टेस्ट होता था, मायोग्लोबिन का टेस्ट होता था। अच्छा, ये जो है ना, क्रिएटिनिन काइनेज की बात करें या मायोग्लोबिन की बात करें, ये वो प्रोटीन्स हैं जो नॉर्मल सेल के अंदर होते हैं। There is no possibility of these to be present in the blood when everything is normal. That means if
something is going on wrong inside the cell, only then these enzymes seep out of the blood, seep out from the the muscle tissue, and then it comes into the blood. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नॉर्मल रेंज है, उस नॉर्मल रेंज के अंदर अगर ये एंजाइम्स रहते हैं तो दैट मींस एवरीथिंग इज नॉर्मल regarding your heart. But if these enzymes are erased from their normal level, like creatinine kinase and myoglobin, तो इसका मतलब है कि टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहा है. और ऑब्वियसली टिश्यू डैमेज अगर हो रहा है, और ये स्पेसिफिकली मायोग्लोबिन स्केलेटल मसल्स में होता है और कार्डियक मसल्स में होता है, यानी जो रेड मसल्स होते हैं उनके अंदर होता है. अब जो आपके पास दो सस्पेक्ट्स आ जाएंगे कि इधर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्केलेटल मसल्स डिजीज और कार्डियक मसल डिजीज. साइन एंड सिम्टम्स जो कि ब्रेथलेसनेस है और उसके अलावा पेन हो रहा है, पेन रेडिएट भी कर रहा है, तो उससे आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी कि हाँ जी ये तो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मायोग्लोबिन रेज हो रहा है तो इसका मतलब है कि एमआई हो रहा है, टिश्यू डैमेज हुई है, तो मायोग्लोबिन जो है वो सर्कुलेशन में आया है. इसी तरह से क्रिएटिनिन काइनेज का भी है. क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो स्पेसिफिकली हार्ट स्पेसिफिक एंजाइम है. ठीक है, अगर तो इसकी जो एमबी वेरिएंट है, अगर ये एमबी वेरिएंट जो है अगर ये किसी तरह से सर्कुलेशन में आ जाता है तो दैट मींस हार्ट डैमेज हो रहा है. ठीक है जी. अच्छा, अब लेकिन ये जो दो टेस्ट हैं अब इनको ऑब्सोलीट कर दिया गया है क्योंकि एक कंफर्मेशन टेस्ट आ गया है ट्रोपोनिन का. ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, दो मेजर मतलब कंपोनेंट्स होते हैं ट्रोपोनिन के. और आपको मालूम है मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपने देखा था कि वो जो आपकी जो मायोसिन होती है उसको ये ट्रोपोनिन जो है वो कवर करके रखता है और जो है वो कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स को कवर करके रखता है. जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ट्रोपोनिन सेपरेट हो जाता है और कैल्शियम आके बाउंड होता है और उसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन होती है. सो दिस ट्रोपोनिन बेसिकली अगर हार्ट डैमेज हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है और हार्ट डैमेज हुआ है, तो यूजुअली ये बढ़ता है. अब ठीक है, सर्कुलेशन में आ जाएगा और जब ये सर्कुलेशन में आएगा तो आपको पता चल जाएगा. ट्रोपोनिन का राइजिंग टाइटर, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि राइजिंग टाइटर आपको जो है, यानी अगर आप हर आधे पौने घंटे के बाद अगर टेस्ट को रिपीट करें, क्योंकि पेशेंट को आपने मैनेज करना है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है और आप हर आधे पौने घंटे में इस चीज को देख रहे हैं, तो जो ट्रोपोनिन है उसके लेवल्स 2 to 3 आवर्स अगर बढ़ गया है तो आप समझ लें कि कम से कम भी 2 to 3 आवर्स हो चुके हैं. अभी आप पेशेंट को हार्ट पेन हो रहा है, पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा है, ट्रोपोनिन नहीं बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रोपोनिन नहीं बढ़ा, यानी अभी बिल्कुल रीसेंट हार्ट अटैक हुआ है. टिश्यू डैमेज के अभी मतलब जो आसार हैं वो नुमाया होने नहीं शुरू हुए. 2 to 3 आवर्स अगर गुजर चुके हैं, एमआई हुए और उसके बाद पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, तो उसमें ट्रोपोनिन के लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे. इट रीचेस इट्स पीक एट द एंड ऑफ द सेकंड डे और उसके बाद फिर वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त तक ऑब्वियसली मैनेजमेंट हो चुका है. बार बार अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, हर 2 दिन तक टेस्ट होते रहे, तो इसका मतलब पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, तो ऑब्वियसली मैनेज भी हो गया होगा. लेकिन ऑब्वियसली अगर उसके बावजूद अगर नहीं हुआ है तो बंदा बचेगा ही नहीं, तो आगे तो बात ही कोई करने की जरूरत नहीं है. तो ये है. उसके बाद फिर आ जाते हैं इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग ऑफ द हार्ट. इट मेनली शोज चेंजेस ऑफ एमआई कॉम्प्लिकेशंस. ये यूजुअली आपको हार्ट फेलियर के हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है एज कम्पेयर टू एमआई. लेकिन हाँ, इसमें ये जरूर पता चल रहा होता है कि आपकी जो हार्ट के मसल्स हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितनी है और जो है फिलिंग प्रेशर कितना आ रहा है और फंक्शनल हार्ट कितने परसेंट रह गए, तो ये यूजुअली बता रहा होता है. ठीक है जी. कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमने एंजाइना में पढ़ा था कि स्टेंट डालने के अलावा जो बाकी की जो पूरी जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है कि जिसमें आपने सिर्फ कैथेटर को इंसर्ट करना है और उसके बाद सिर्फ विजुअलाइज कर लेना है कि कौन कौन सी वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हुई हैं और कितने % ब्लॉक हुई हैं, वो आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी से पता चल जाएगा. आगे उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, दैट कम्स इनटू द ट्रीटमेंट ऑप्शन. ठीक है जी. अच्छा जी, इसके बाद फिर अगर आपका पेशेंट है, ऑब्वियसली एमआई का पेशेंट यूजुअली इमरजेंसी के अंदर आता है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपने जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है. ठीक है जी. जितनी जल्दी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं हार्ट डैमेज कम होने के. तो यानी कि अगर जितना देर होता जाएगा हार्ट डैमेज और जो साइज ऑफ इन्फार्क्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, और उस साइज ऑफ इन्फार्क्ट के बढ़ने के नतीजे में जो सर्वाइवल रेट है उसमें कमी आती चली जाती है. तो उसके बाद फिर ये है कि स्पीड
at which the flow is restored is important। ठीक है जी। आने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो क्या करना है कि जो वेसल्स ब्लॉक हुई हैं उनको रिस्टोर करने की कोशिश करनी है। कि ऑब्वियसली बात है, अगर जब तक के टिश्यू का वो नहीं होगा कि क्या कहना चाहिए आपको, ब्लड फ्लो टिश्यू का रिवाइज नहीं हो जाता, रिवाइव नहीं हो जाता, उस वक्त तक पेशेंट के ठीक होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको डायग्नोसिस हो गई है और एमआई का ही केस है तो उसको आपको हर सूरत में क्या करना है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसका उसका जो थ्रोम्बस है या जो ब्लॉक है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है जी। अब उसमें यूजुअली क्योंकि हमें मालूम है कि ज्यादातर थ्रोम्बाई बन रहे होते हैं या कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है वो हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिक पैच होता है, लेकिन अगेन उसमें भी जो थोड़ा बहुत करके जो अगर कोलेस्ट्रॉल का जो एबनॉर्मेलिटी है, बाकी का काम तो प्लेटलेट्स और आपके जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वही कर रहा होता है, तो क्लॉट मौजूद रहता है। तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए जो मेजर टारगेट है मिनिमाइज करना है इन्फाक्ट को, उसके लिए आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि जब तक कि आप और चीजें देखें, पेशेंट को स्टेबलाइज करें, क्योंकि अनस्टेबल कंडीशन में डायरेक्ट एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की तरफ तो आप ले जा नहीं सकते उसको। तो ऑब्वियसली उसके लिए आप क्या करेंगे कि पेशेंट को पहले मैनेज करने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स दिए जाएंगे, एंटी थ्रोम्बिन्स दिए जाएंगे और एंटी प्लेटलेट एजेंट्स दिए जाएंगे। अच्छा, अब फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स का क्या मतलब है कि क्लॉट बन गया, ठीक है, फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स जो फिब्रिन थ्रेड्स क्लॉट को मजबूत करते हैं ये उनको डिसॉल्व करता है। एंटी थ्रोम्बिन्स क्या करते हैं कि जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है, यानी जो आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर 2 है, जो कि फिब्रिन थ्रेड्स बनाने का काम वो करता है, कैटलाइज करता है, ये उस थ्रोम्बिन का जो प्रोसेस है उसको रोकता है। ठीक है। और तीसरा, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स क्या कर रहे हैं कि जो आपकी सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स आके उस जगह पे जमा होके और फिर जो क्लॉटिंग कैस्केड को जो तेज कर रहे हैं ये उसको रोकता है। ठीक है। तीनों का अलग अलग काम है। तीनों ड्रग्स में से तीन ग्रुप्स में से 2 कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं ताकि आप 2 एटलीस्ट मोड ऑफ एक्शंस के थ्रू जो है वो काम कर सकें और जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। अगर तो हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर उसका एंड जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपको हर सूरत में एंजियोप्लास्टिक की तरफ जाना पड़ेगा। जिस टाइम पे डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी की जा रही होती है उसके बाद ही उसी प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कि एंजियोप्लास्टी भी की जाएगी। ठीक है। मायोकार्डियल, अच्छा, इन द मीनवाइल जब तक कि आप पेशेंट को इस काम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पेशेंट को स्टेबल कर रहे हैं, आपको एक और बहुत जरूरी काम करना है, वो ये है कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन को डिक्रीज करना है। जितना हार्ट तेजी से वर्क करेगा उतना उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उतनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने के नतीजे में डैमेज के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि ब्लड सप्लाई तो हो ही नहीं रही। तो उस चीज को बचाने के लिए आपने ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स देने होते हैं, आईवी दे रहे होते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट को, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वो फॉर द टाइम बिंग कम हो जाए और हार्ट उसका स्लो डाउन हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, यहां तक करने के बाद फिर हमारे पास, ठीक है, ये लास्ट है स्लाइड, इसके बाद हम वो एंड करेंगे इस लेक्चर को। तो इसमें क्या है, प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वो टाइम है जब पेशेंट को घर में तकलीफ हुई है, घर में, ऑफिस में या कहीं पे भी तकलीफ हुई है और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है। जो रास्ते का जो टाइम है, यूजुअली आपने बाहर के मुल्कों में तो देखा होगा कि उनकी जो कार्डियक स्पेसिफिक एम्बुलेंसेज होती हैं, यहाँ पे भी कहीं कहीं हैं, हर जगह पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो आपकी जो कार्डियक स्पेसिफिक एम्बुलेंसेज होती हैं उनमें तमाम चीजें मौजूद होती हैं जो कि यूजुअली प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। वहां पे एक बंदा होता है जो कि यूजुअली पेशेंट को वो तमाम जो फर्स्ट एड की तौर पे कहा जा सकता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। अब उसके अंदर अगर आपने देखना है कि क्या क्या कर रहे हैं आप, ठीक है जी। सबसे पहले तो क्या है कि अगर पेशेंट को हुआ है, अगर आप अटेंडेंट हैं या आप खुद पेशेंट है खुदा न खास्ता, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए और जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, दैट इज योर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन के टैबलेट्स, जो कि आपको मुंह के नीचे रखने। मैंने पहले भी बताया था, पहली रखें, 10 मिनट वेट करें,
पेन में आराम आ गया, ठीक है, इलेक्टिवली ओपीडी में जाके डॉक्टर को दिखाइए और उसको मैनेज करवा लीजिए। अगर आपको पहली टैबलेट के बाद दूसरी टैबलेट खानी पड़ रही है, 10-15 मिनट वेट करने के बाद आप दूसरी टैबलेट मुंह में डालेंगे। अगर आराम आ गया तो ठीक है, अपने काम कंप्लीट करें और इलेक्टिवली ओपीडी में जाके डॉक्टर को दिखाएं और अपना मैनेजमेंट करवाएं। लेकिन अगर उसके बावजूद आराम नहीं आया, सेकंड टैबलेट के बावजूद भी आराम नहीं आया है, तो यू आर नॉट अलाउड टू गिव योर पेशेंट थर्ड dose, or the patient is not allowed to take the third dose himself या herself. लोग या मैंने बताया था कि सुबह से लेके शाम तक टैबलेट पर टैबलेट खा रहे होते हैं, उसके नतीजे में रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है और पेशेंट के जो डैमेज है उसका जो 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 स्पैन है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो दो अगर आपने टैबलेट्स ले ली हैं और पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आया है, देन कॉल द एम्बुलेंस, टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। अब ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम जिसके अंदर जो है वो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है, क्या क्या होगा उसमें? अगर तो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आ गई है, पेशेंट का हार्ट जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो आपने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करनी है, यानी वही जो मुंह से सांस लेना और हार्ट मसाज करना वो करना है। अब जब अगर फॉर एग्जांपल वो मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए, प्रोफेशनल्स पहुंच चुके हैं, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो डिफिब्रिलेशन की जाती है, जो 2 से 3 हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में हार्ट जो है वो दोबारा से पंपिंग शुरू कर देता है। अगर ये 2 चीजें हो रही हैं, जरूरत पड़ी है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आ गई, तो ये काम करना है, ये हॉस्पिटल पहुंचने से पहले करना होगा। ठीक है जी। फिर ऑब्वियसली आपके पास ऑक्सीमीटर होना चाहिए। आजकल वो पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर आ गया, आप हाथ में लगा दीजिए, उससे पता चलता रहेगा कि जी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी चल रही है, वो देख लीजिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन करनी है, ऑक्सीजन की एप्लीकेशन करनी है अगर सैचुरेशन लेस आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने अगर सैचुरेशन कम आ रही है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर का रिस्क नहीं है, patient is known that he or she is completely healthy and there is no other respiratory trouble to that patient, like आपका क्या कहना चाहिए, COPD हुआ हुआ है, एस्मा हुआ हुआ है, या रिसेंटली इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, तो ऐसी कोई अगर कंडीशन नहीं है तो आपने ऑक्सीजन इतना देना है कि 94 से 98% ऑक्सीमीटर के ऊपर सैचुरेशन आ जाए, उस वक्त तक ऑक्सीजन लगा के रखेंगे। लेकिन अगर ज्यादा रिस्क है तो आप उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देंगे, बहुत स्लो उसमें देके आप टारगेट क्या रखेंगे कि 88 से लेके 92% के दरमियान में ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन रहे और पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसके बाद बाकी तमाम चीजें। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एक दफा अब आपने जब अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो उसमें आ गया है, एम्बुलेंस में आ गया है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, देन अगेन ट्राई अनदर टैबलेट, पुटिंग दैट टैबलेट सो दैट पेन कैन बी रिलीफ। लेकिन अगर पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो जो प्रोफेशनल्स हैं दे अप्लाई मॉर्फिन। ठीक है, आईवी मॉर्फिन दे दिया जाता है ताकि पेन को रिलीफ किया जा सके, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। 300 मिलीग्राम ओरली अगर पेशेंट होश में है और मुंह से कुछ ले पा रहा है तो उसको एस्पिरिन 300 मिलीग्राम दे दी जाएगी। रेफरेंस ये आपके नीचे यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप ये रेफरेंस आराम से देख के और इसकी फर्दर डिटेल भी पढ़ सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली मैंने इसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए। ईसीजी अगर एसटी एलिवेशन शो कर रहा है तो थ्रोम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी थ्रोम्बोलाइसिस के लिए अभी हमने क्या बात की थी, क्या देना है? हेपरिन। हेपरिन लगा सकते हैं पेशेंट को, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले लगा देंगे। अगर अगेन प्रोफेशनल एम्बुलेंस है तो हर किसी के लिए नहीं का एसटी एलिवेशन ऑब्वियसली अगर आपने मॉनिटर लगाया हुआ होगा और एम्बुलेंस में मॉनिटर मौजूद होगा, वो ईसीजी शो कर रहा होगा तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज पता भी नहीं चलेगा। नाइस गाइडलाइन यही है कि आप जो हैं वो इन्फ्यूजन शुरू कर दें और रेटिप्लेज थ्रोम्बोलाइसिस के लिए रेटिप्लेज जो है, सॉरी मैं हेपरिन कह रही थी, रेटिप्लेज जो है वो शुरू कर दें। नाइस गाइडलाइन इज बेसिकली दी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन कार्डिक एसोसिएशन की एक गाइडलाइन बुक है, उसके हवाले से हैं ये सारी चीजें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।